एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच आवाज़ देना चाहता हूं और चाहूँगा कि जब वो यहाँ तशरीफ़ लाएं तो वो किताब के बारे में बोलने के बाद जो डॉक्टर साहब की एक पहल है कि नौजवानों को मंच प्रदान किया जाए, उसके बारे में भी वो अपनी राय रखेंगे। और साथियों, उन्होंने खुद एक लंबे वक्फे तक, एक लंबे समय तक हिंदी विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। इस शेर के साथ मैं आवाज़ देता हूँ, न सिर्फ उनका नाम लूँगा क्योंकि 44 वर्षों से ज़्यादा उन्होंने पूरी दुनिया को शायरी और मुशायरे और कवि सम्मेलनों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। ये हम लोगों के लिए एजाज़ की बात है। इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत देता हूँ कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। आपकी तालियों के बीच डॉक्टर कलीम कैसर साहब। सबसे पहले तो मैं वफ़ा साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। 20वीं हम लोग मना रहे हैं, दुआ कीजिए 40वें भी हम ही लोग मनाएं। 40वीं पे गौर नहीं किया आप लोगों ने। कामिल भाई, कलीमुल हक साहब, ये कनक हरी और हमारे सारे मेहमानान, आज आपने जो इज़्ज़त बख्शी है मुझे। संजयन भाई अपने कॉलेज में की अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे, शोएब भाई लखनऊ में थे किसी अहम मीटिंग में, आड़ी राय साहब भी अपने स्कूल के काम में व्यस्त थे। बस एक फ़ोन पर ये सारे लोग चले आए, जसपाल भाई। तो मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वाकई अगर आप लोग ना हों तो कोई भी नया काम करने के लिए हिम्मत पस्त हो जाती है। अभी संजयन भाई ने अपने पिताजी की स्मृति में बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, 10 लाख रुपए खर्च किए। मैंने कहा ये अपनी जगह है, क्योंकि पिता का कर्ज हम नहीं अदा कर सकते, ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक करें तो करते रहेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इतना खूबसूरत कॉलेज है आपका, इतना अच्छा हॉल है, शोएब भाई का भी, तो मेरी एक कोशिश है कि नई पौध को लेके कुछ काम किया जाए। यहाँ जितने रचनाएं पढ़ी गई, चाहे वो चारूशीला सिंह हो, चाहे वो नुसरत हो, चाहे सौम्या हो, चाहे वो जावेद हो, अतहर हो, या जितने बच्चों ने पढ़ा, मैं समझता हूँ ये किसी ऑल इंडिया मुशायरे कवि सम्मेलन से कमतर नहीं लगा मुझे। मेरा तो पेशा रहा है 40-42 साल से मुशायरों कवि सम्मेलनों में जाना। वहाँ तो चोरी के पढ़ देते हैं, यहाँ सबने ओरिजिनल पढ़ाई थी, ये भी कह सकता हूँ। हाँ, कमियाँ थोड़ी बहुत रही हैं, वो देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अच्छा सोचो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो। जिस दिन पढ़ो उस दिन ना लिखो, दूसरे दिन लिखो, तीसरे दिन लिखो, क्योंकि मैटर को पकने में वक्त लगता है दिमाग में। बड़ों से सीखो। बहुत से शहर में ऐसे लोग हैं, मेरे ही पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक गज़ल के 3 शेर लेके आते हैं, साहब इसको पूरी कर दीजिए। 7 शेर पूरी हो जाती है, गज़ल हो जाती है उनकी। अब वो अल्लामा बन के हमारे सामने बैठे हुए सुनते हैं हमें तो कम से कम इन बच्चों को सुन के ये लगा कि इनकी कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। जैसे संजयन भाई ने कहा कि पहला कदम मंजिल से दूर नहीं होता है, पहला कदम मंजिल का हिस्सा होता है। और जिस दिन हमने उस हिस्से की कीमत जान ली, उस दिन हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो भाई साहब बैठ जाइए। हम ज़रा पहले आ गए थे, आप बाद में आए। तो मुझे खुशी इस बात की है कि वही पुराने लोगों को सुन रहे हैं, वही गुलो बुलबुल, वही जामो मैं खाना, वही पैमाना, 100 साल से सुनते चले आए। मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरे पिताजी के पास एक शायर आते थे, वो हमेशा एक ही गज़ल सुनाते थे। अच्छा, पिताजी जितनी देर बैठे रहते थे 2-3 चाय वो पी जाते थे। और एक गज़ल उनकी होती थी, मैं 6, 7 या 8 साल का रहा हूँगा, वो गज़ल थी कि तेरे ख्याल को दिल से निकाल दूँ कैसे। ये मिसरा मुझे आज भी याद है, 60 साल हो गए, लगभग 55 साल। तेरे ख्याल को दिल से निकाल दूँ कैसे,
तो एक दिन मैंने कहा कि जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। तो ये मुझे याद है, अब भी याद है। तो यही मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोग, अच्छी बातें सुनो। कामिल भाई बैठे हुए हैं, तुम लोगों को हीरा बना देंगे तराश के। गोरखपुर की प्रतिभा कविता और शायरी में कामिल भाई अच्छा सा एक आर्टिकल लिखेंगे सहारा में, आधी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। लेकिन उस मशहूर होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चोरी से बचना पड़ेगा। अपना ओरिजिनल जो कुछ है, जो यहाँ सबने पढ़ा, सब ओरिजिनल पढ़ा, समझे। चाहे वो चारू हो, चाहे सौम्या हो, जितने लोगों ने पढ़ा है सब अपना बेस्ट पढ़ा है। और बस ये है कि उसमें तराश खराश की ज़रूरत है। कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करें, कौन से शब्द को कहाँ से निकालें, क्या खूबसूरत लग रहा है। इससे पहले तो लोगों ने नहीं कहा है, अब मुझे वो नहीं कहना है, मुझे कुछ नया कहना है। इतना भी नया ना हो जाए कि समझ में ना आए, इतना नया होना चाहिए कि समझ में आ जाए। जैसे अभी संजय भाई ने अपना गीत सुनाया, बहुत अच्छा गीत है, मैंने सुना भी है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया है, जो उदाहरण दिए, जो सिमलीज पेश की है, उसमें नयापन है। वो नयापन जिंदा रहता है और वही आपके प्रगति और उन्नति और शोहरत का कारण बनता है। तो इस सिलसिले में वफ़ा साहब जब भी इन्होंने मुझसे कोई मशवरा किया, कोई गज़ल सुनाई, फ़ोन पे सुनाई, ऐसे सुनाई, तो मैं बेलाग कह देता था कि ये शेर ख़राब है, आप इसे निकाल दीजिए, इसमें कोई माने नहीं निकलता है, निकाल दीजिए। मैं भी बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतने पे मुझे कमांड है। मैं बहुत नहीं जानता हूँ, मैं उतना जानता हूँ जितना मुझे अपने ऊपर कमांड है, मैं उतना जानता हूँ। वो अंग्रेज़ी की कहावत जो है मास्टर ऑफ नन वाली, वो मैं नहीं बनना चाहता। मेरे पास जितना है वो पूरा है, आपके पास जितना हो वो पूरा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है शायरी और कविता के लिए। और सुनना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लिसनर होना, अच्छा सामे होना, अच्छा श्रोता होना शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब सुनेंगे नहीं तो आप नया नहीं लिख पाएंगे। तो वफ़ा साहब की ये खूबी है कि ये बेगरज रहे, बेतलब रहे, कुछ नहीं चाहा इन्होंने, सिर्फ अपना काम किया, किताबें छापते रहे, अपने पैसे छापते रहे। जब तक के प्रिंसिपल थे तब तक के बहुत अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन इन्होंने कराए, देश के बड़े बड़े नामचीन कवि और शायर आए। और बच्चों में ये सौम्या भी उसी दौर की है, सौम्या भी आपके साथ छात्रा रही है। अब आप ये देखिए, आपके ये दिन आ गए हैं कि शिष्य और गुरु दोनों एक साथ ही एक मंच पे हैं। तो ये बता रहा हूँ कि मैंने ही इनके इस विद्यालय में आज से 12-13 साल 14 साल पहले कहा था कि अगले साल इन बच्चे और बच्चियों में से मुझे 4 ऐसे लड़के लड़कियाँ चाहिए जो इस मंच पे कविता पढ़ेंगे, वो भी अपनी पढ़ेंगे। और आप यकीन करेंगे कि 4 कहा था, 14 बच्चों ने नाम लिखाया था, जिसमें 4 लड़के लड़कियाँ तो ऐसी हैं जो आज पूरे देश में कविता पढ़ रही हैं। तो हम लोग तो अपना जी चुके, अब हम इनके हिस्से की जी रहे हैं। और आदरणीय राय साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने ज़िंदगी भर अपने शिष्यों को संवारा ही है। सबसे सच्चा उदाहरण संजय त्रिपाठी जी उनके बीच में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जब हमारे बीच में हो तो ना हमें उर्दू की परवाह है, ना हमें हिंदी की परवाह है। ऐसे महान पंडित लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम हिंदी भाषा भी सीख सकते हैं, उर्दू भाषा भी सीख सकते हैं। तो बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ, वफ़ा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी शायरी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। इन्होंने मोहब्बत की बात की है, दिलों को जोड़ने की बात की है। हमेशा इनके नज़र में सिर्फ इंसान इंसान रहा है, कोई मज़हब नहीं रहा है, कोई रंग नहीं रहा है, कोई नस्ल नहीं रहा है। इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम सब दुआ करें। और ये राजनीति में है हमारे संजय भाई और शोएब भाई कि इनको सरकारी इनामात भी मिलें, इसलिए कि आदमी जब अच्छा करता है तो एक उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। तो आप लोग यहाँ आए, मेरे ख़्याल में मैंने यहाँ कोई 25 या 30 विमोचन किए होंगे, लेकिन इतना कामयाब और इतने लोग कभी इकट्ठा नहीं हुए। एक बार आप नहीं सोचा था। इसमें मिन्नतुल्लाह की बहुत मेहनत है, सौम्या की है, उनके साथ जितने बच्चे लगे रहे, सानू की और बहुत से लोग जितने लगे रहे, सबकी मेहनत है। इस बार इन लोगों पे छोड़ दिया गया था कि देखें करते क्या हैं, तो इन्होंने सबसे अच्छा करके दिखाया। और जैसा कि संजय भाई ने कहा था कि हम नए बच्चों का अपने विद्यालय में, बहुत से विद्यालय हैं इनके, तमाम लेवल्स KG से PG तक, तो कहीं भी खूबसूरत हाल, इनकी सोच की तरह इनकी कॉलेज की बिल्डिंग्स भी होती हैं, उसमें खूबसूरत हाल होता है। इनके घर में गया तो देखा एक पूरा स्टूडियो है,
उसमें पूरा साउंड सिस्टम, पूरे 4 आदमी बाकायदा पेड हैं जो काम करते हैं साउंड इस पर। तो मुझसे कहने लगे यहीं बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, आप सारे बच्चों को यहाँ इकट्ठा कीजिए। तो संजयन भाई, मैंने अपनी दुकान खोल दी है। अब यहाँ जो सामान आपको समझ में आए आप मुझे बताइए, मैं इन बच्चों को भेजता रहूँगा, इनकी रिकॉर्डिंग कराएं और तमाम दुनिया तक पहुँचाएँ जैसा कि होता है। हाँ, तो ये नुसरत आई, नुसरत ने बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी, बहुत क्लासिकल गज़ल पढ़ी और बहुत एतमाद के साथ पढ़ी है। थोड़ा सा इनके साथ भी ये है कि अगर थोड़ी सी मेहनत इनके साथ हो जाए तो ये आज भी कुल हिंद हो सकती हैं, ऑल इंडिया हो सकती हैं। तो बहरहाल मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा वफ़ा साहब को भी, तमाम मेहमानों को भी। जसपाल भाई अचानक आ गए, ये रहते तो ऐसा लगता है कि एक अकेला 1 लाख के बराबर है, बल्कि 1.25 लाख, एक नहीं 1.25 लाख। तो मैंने GST कार्ड के मैंने बताया था। तो जसपाल भाई की शराफत, उनकी नेकी, उनकी ईमानदारी, उनका भोलापन, उनकी मासूमियत हर उम्र के बच्चों को, बड़ों को के दिल में घर कर जाती है। यही इनकी खूबी है, यही ख़ास बात है इनमें। शोएब भाई का बहुत शुक्रिया, संजयन भाई का, आरडी साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत व्यस्त थे इन लोग, लेकिन इन्होंने वक्त निकाला। और मैं चाहता हूँ कि वफ़ा साहब के लिए आप लोग दुआ गो रहें। अब चूँकि एक रस्म है, सब शेर सुना रहे हैं तो 2-3 शेर मैं भी सुना दे रहा हूँ। जी, मैं बहुत लंबी हो गई, लंबी हो जाएगी। मैं कुछ शेर ऐसे सुना दे रहा हूँ। सुने साहब के कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। कोशिश, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। पार्टीशन को जहन में रखें, शेर सुने। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई है। एक ऐसी ख़ता साहिब आलम से हुई। एक मतलब और सुने, क्या है कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी। मैंने जो प्रयोग किया 30-35 साल पहले गज़लों में, हिंदी के शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग, बड़ा मुंह बनाया लोगों ने कि ये क्या कर रहा है, जहर बो रहा है। मैंने कहा नहीं, आने वाले दिनों में यही हिंदुस्तानी ज़बान बनेगी और यही ज़बान ज़िंदा भी रहेगी। इसलिए मैंने प्रयोग शुरू किया था। बहरहाल वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपने बारे में क्या कहता हूँ कि कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है। केतन, कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है। मुंतज़िर कब से हूँ मैं, तू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। बहुत अच्छा, बस काफ़ी हो गया मेरा ख्याल। हाँ, मैं सुना रहा हूँ। लोग कहते हैं इश्क है, मैं कहता हूँ इश्क था, है नहीं था। क्योंकि है उसी वक्त होता है जब कोई चीज़ था होती है, यानी पहले रहा हो, उसके बाद फिर उसका वजूद। ये गज़ल थोड़ा सा दूसरे मिजाज की है, रूहानी टाइप की है, लेकिन मज़ा लेंगे आप लोग। इस मकान में एक मकी था,
इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था। शेर देखें कि तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कलीम भाई शेर दे, कामिल भाई शेर देखिए। एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, एक लफ्ज़ आया नशी, नशी माने वास करना। एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे। वो जो अब तक दिल नशी था, इश्क था। वो जो अब तक दिल नशी था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। तेरे होने का पता जिसने दिया, तेरे होने का पता जिसने दिया, और वो कोई नहीं था, इश्क था। और वो कोई नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। सारे लोग हैं अपने अपने इष्ट देवता को याद करते हैं। ज़बान कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, लेकिन हम जिसको याद करते हैं वो ये समझता है कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है। क्योंकि गांव में तो हिंदी अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती है, वो अपनी ज़बान में याद करते हैं। कोशिश की है मैंने अलग करने की, मतलब हमारी इंसानों की जो ज़बान होती है, जो कल्चर होता है, उसको इश्क से जोड़ने की कोशिश की है। वो जो अब तक दिल नशी था, इश्क था। दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे। तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। बहुत शुक्रिया।